सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने यमन पर बरसाए बम, बड़ी तादाद में मारे गए लोग। नेतन्याहू ने कतर के अमीर को दे दी सीधी धमकी, कहा हमास के लीडर्स को कतर से निकालो वरना इसराइल उनसे खुद निपटेगा। क्या फिर से कतर पर हमला करेगा नेतन्याहू? कतर का बड़ा ऐलान, इसराइल को मिलेगा सख्त रीजनल जवाब। अमेरिका से कतर का यकीन उठा, बोला अब ये दोस्ती किस काम की। भारत के पीएम ने दोहा पर हमले की मजम्मत, मोदी ने क्या कहा बताएंगे आपको। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एमबीएस का बड़ा बयान, कहा गजा की जमीन सिर्फ फलस्तीनियों की, कतर के हर एक्शन में देंगे साथ। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान, कहा मुकावमत कभी सरेंडर नहीं करेगी, इसराइल को रोकने का करेंगे काम। और ईरानी सदर का पैगाम, उम्मत को एकजुट होकर इसराइल को देना होगा जवाब। अल सीसी से कहा शुक्रिया भाई। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की यमन से। इसराइल ने यमन की रियासत पर कल हवाई हमला करते हुए सना और अल जौफ सूबे को निशाना बनाया था। इसमें हलाक होने वालों की तादाद निकलकर सामने आई है जो चौंकाती है। यह हमला बहुत बड़ा था। इसराइल के हुथीस के कंट्रोल वाले इलाकों पर किए गए इन हमलों में कम से कम 35 लोग हलाक हुए हैं, 35 यमनी और 131 जख्मी हुए हैं। यमन की वजारत सेहत ने कहा कि ये शुरुआती गिनती है और मलबे से लाशें निकलने पर तादाद और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस हमले में एक मेडिकल सेंटर, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज जहां तेल रखा जाता है और भी कई अहम जगहों को निशाना बनाया गया है। यमन के हूथी ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइली फाइटर जहाज़ों के खिलाफ मिसाइलों से जवाबी वार भी किया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने फाइटर जहाज़ों को खदेड़ा। ये हमला इसराइल का उस वक्त हुआ जब इससे महज एक दिन पहले इसराइल ने कतर के दोहा में हमास की लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की थी। माहिरीन का कहना है कि लगातार दो बड़े हमले दिखाते हैं कि इसराइल ने जंग का दायरा अरब रियासतों तक फैला दिया है। अब नेतन्याहू की हिम्मत देख लीजिए, सीधा कतर के अमीर को दोबारा हमले की धमकी दे रहा है। नेतन्याहू एक पागल सांड की तरह एक बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। दोहा में हमास के लीडर्स पर हुए हमले की दुनिया भर में मजम्मत हो रही है अभी भी कि कतर पर तुमने हमला क्यों किया, लेकिन नेतन्याहू अपने अंदाज से पीछे हटने को तैयार नहीं। कल रात अंग्रेजी जुबान में जारी किए गए एक वीडियो बयान में नेतन्याहू ने कतर के हुक्मरानों से साफ कहा कि या तो तुम इन हमास लीडर्स को अपने मुल्क से बाहर करो या फिर खुद उन्हें सजा दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये काम हम करेंगे सजा देने का। इट मीन्स फिर से कतर पर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने अपने इस नए जंगी बयान को अमेरिका के 9/11 के बाद की गई कार्रवाई से भी मिलाया और साफ कर दिया कि इसराइल अब कतर तक सीधा पहुंचने का इरादा रखता है। आज 9/11 भी है। यानी हालात ये हैं कि नेतन्याहू एक पागल सांड की तरह पूरे इलाके में आग लगाने पर उतारू है। कतर को निशाना बनाने की ये धमकी सिर्फ गल्फ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नई जंग का ऐलान समझी जा रही है। अब कतर ने भी एक ऐलान किया है, दोहा पर इसराइली हमले का रीजनल जवाब मिलेगा, ये कहा गया है कतर की तरफ से। अरब इस्लामी समिट बुलाने का फैसला हुआ है और इसमें फैसला होगा कि एक्शन क्या लिया जाए। कतर के वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि दोहा पर इसराइल के हमले के खिलाफ इलाकाई जवाब यानी कि रीजनल जवाब तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अरब और इस्लामी मुल्कों के साथ मशवरा जारी है और आने वाले दिनों में दोहा में एक अरब इस्लामी समिट होगी जिसमें इसराइल पर कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। अल थानी ने हमले पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये उनके लफ्ज़ हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला स्टेट टेररिज्म है, यानी इसराइली हुकूमत की तरफ से की गई दहशतगर्दाना कार्रवाई है, टेररिस्ट एक्ट है। और उन्होंने कहा कि हमें धोखा दिया गया है। क्या ये अमेरिका की तरफ इशारा है? उन्होंने इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर सख्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू ने गजा में कैद होस्टेजेस की उम्मीदों को मार डाला, ये दूसरी हेडलाइन देखिए, और सीज़फायर की कोशिशों को भी तबाह कर दिया। नेतन्याहू ने हर कानून तोड़ा है, हर इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और अब उसके इस गुनाह का हिसाब किताब करने का वक्त है, ये कतर की तरफ से कहा गया। कतरी हुकूमत ने साथ ही ये भी ऐलान किया कि वो गजा सीज़फायर टॉक्स में अपने किरदार के बारे में अब दोबारा गौर व फिक्र कर रही है हुकूमत कतर की, क्योंकि राजधानी दोहा पर हमला उनके लिए रेड लाइन थी। यानी कतर अब इसराइल के खिलाफ
اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایکشن لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن کیا اس میں اسرائیل سے جنگ لڑنے کا دم ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا فیصلہ لیں گے اتحادی مل کر؟ کیا ہوگا اس سمٹ میں؟ نظر تو رہے گی۔ ویسے کبھی کبھی کام تنکوں سے بھی ہو جاتا ہے، کیا پتا کوئی راستہ نکل آئے۔ ویسے امید تو بہت کم ہے۔ امریکہ سے قطر کا یقین اٹھ رہا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس کی وجہ ہے اسرائیل۔ خود اسرائیلی اخبار چھاپ رہے ہیں۔ قطر اب کھلے الفاظ میں امریکہ سے اپنی یاری پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ایک بڑے قطری آفیشل نے اسرائیلی حملے کے بعد یو ایس کے خاص انوائے اسٹیو وٹکوف سے سیدھی بات چیت میں کہا کہ دوحہ کی واشنگٹن سے پارٹنرشپ اب کتنی معنی رکھتی ہے، تمہارے ہوتے ہم پر حملہ ہو گیا۔ قطر کے اس آفیشل نے دو باتیں گنائیں وٹکوف کو، پہلا جو پرسوں حملہ ہوا اسرائیل کا دوحہ میں، اور دوسری بات کہ اسی سال جون میں ایران کا وہ حملہ جس میں قطر میں امریکی فوجی ٹھکانہ نشانہ بنا تھا۔ ٹھکانہ امریکہ کا تھا لیکن زمین تو قطر کی تھی۔ انہوں نے صاف کہا آفیشل نے کہ ان دونوں واقعات نے یہ دکھا دیا ہے کہ امریکہ اپنے قریبی پارٹنر قطر کی حفاظت تک نہیں کر پا رہا، تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا۔ یعنی اب معاملہ صرف اسرائیل بنام حماس کا نہیں رہ گیا، بلکہ گلف کی ریاستیں بھی پوچھ رہی ہیں امریکہ کی دوستی ان کے کام آ رہی ہے یا صرف انہیں جنگ میں اور کھینچ رہی ہے۔ تو یہ اعتبار اٹھ رہا ہے۔ قطر پر ہوئے حملے کی مذمتوں کا دور بھی چل رہا ہے۔ کل شام رات بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال تھانی سے بات کی اور دوحہ پر ہوئے اسرائیلی حملے پر اپنی گہری فکر ظاہر کی۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، بھارت قطر کی سلطنت کی حکومت اور اس کی سرزمین کی خلاف ورزی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یعنی یہ مذمت اسرائیل کی تھی جو بھارت کے پردھان منتری کر رہے تھے۔ ہم مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور ڈپلومیسی کے حق میں ہیں، مودی نے کہا کہ ہم ٹینشنز کو بڑھانے کے خلاف ہیں۔ یہ اور بات ہے، بھارت میں کچھ راجنیتک دل، کچھ ان کی ماتر سنستھائیں، کچھ ان کے انوشانگک سنگٹھن، میں ہندی بول رہا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں، ٹینشن بڑھانے میں لگی رہتی ہیں اور ٹینشن بڑھانے والے بیان دیتے، لیکن پی ایم مودی اچھی بات کرتے ہیں۔ انٹرنیشنلی انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اس حملے کی اور ٹینشن بڑھانے والے اس طریقے کی۔ اب ایک خبر سنیے، کل تک مار دیا کا شور مچانے والا اسرائیلی میڈیا آج زخمی کر دیا کا شور مچا رہا ہے۔ دی جیروسلم پوسٹ کی رات کی خبر دیکھیے، اس کے مطابق دوحہ پر منگل کو ہوئی اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں حماس کی سیاسی قیادت کے لیڈرشپ کے 2 سینئر عہدیدار زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، پرسوں رات تک یہ کہہ رہے تھے مارے گئے ہیں، خیر چھوڑو اب زخمی تک آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں کو حماس والوں کو سخت سیکیورٹی میں پرائیویٹ اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ حالانکہ ان کے نام اور چوٹوں کی کوئی تفصیلات نہیں دی گئیں۔ اس سے پہلے حماس نے تصدیق کی تھی کہ دوحہ آپریشن میں اس کے 5 افراد مارے گئے، جن میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا حمام الحیہ بھی شامل ہے۔ اب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جو 2 باتیں کہی ہیں ذرا غور سے سنیے، بڑی ہیں۔ کہا ہے کہ غزہ فلسطین کی زمین ہے اور اس کے لوگوں کے حق کو کسی بھی طرح کی زبردستی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب کی کوششوں سے 2 ریاستی حل کے لیے دنیا بھر میں سپورٹ مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے حملوں کی بھی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ پر ہوا تازہ حملہ خوفناک ظلم ہے اور اس کی مخالفت کے لیے عرب، مسلمان اور پوری دنیا کو مل کر کارروائی کرنی ہوگی۔ سعودی کراؤن پرنس نے اعلان کیا کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور جو بھی قدم قطر اٹھائے گا ہم بنا کسی لمٹ کے، بنا کسی حد کے اس کی حمایت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قطر اگر ایکشن لیتا ہے تو کیا سعودی عرب بھی اسرائیل کے خلاف ایکشن لے گا قطر کے ساتھ مل کر؟ بہت کم لوگوں کو اس کا یقین ہوگا، مجھے بھی پورا نہیں ہے۔ کہیں یہ بیان بازی بھی صرف زبانی جمع خرچ یا لفظ بازی بن کر نہ رہ جائے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے تو آگے کے لیے اچھا ہوگا۔
बात गजा की। गजा सिटी पर कब्जे और लाखों फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल करने की इसराइली मुहिम जारी है। जुल्म और जबर जारी है और उधर जख्म और सब्र जारी है। कल सुबह से आज शहर तक इसराइली हवाई हमलों में करीब 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इनमें से सिर्फ गजा सिटी में ही 53 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों के सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादातर लाशें और ज़ख्मी मलबों से निकाले गए। उधर यूएन ने गजा की सूरत हाल को भयानक और दर्दनाक करार दिया है। यूएन के स्पोक्सपर्सन स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गजा में 55,000 हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरतें जानलेवा हालात में जी रही हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत सी औरतें और ख़ानदान अपनी हालत और सिक्योरिटी की वजह से हमले वाली जगहों से निकल नहीं पा रहे। ऊपर से सफ़र के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि बहुत से लोग फंसे हुए हैं। तेल की कीमत, रोटी की कीमत, हर चीज़ की कीमत गजा में मतलब आप ख्याल नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा है। और उसकी वजह से जो वो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं वो भी ज़्यादा पैसा ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी आगे कहीं ज़्यादा पैसा देना है। ये सूरत हाल है गजा की। लेबनान चलते हैं। हिजबुल्लाह का बयान आया है कि मुकावमत कभी सरेंडर नहीं करेगी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने साफ ऐलान किया है कि इस्राएली जुल्म के आगे मुकावमत कभी सरेंडर नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमले रोकने का सबसे बड़ा तरीका मुकावमत का साथ देना है, यानी रेजिस्टेंस का साथ देना है। अपने खिताब में, अपनी स्पीच में नईम कासिम ने कहा कि लेबनान सभी लेबनानी आवाम का मुल्क है। हिजबुल्लाह ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने लीडर्स की जानें दी सिर्फ लेबनान की हिफाजत के लिए। कासिम ने यह भी कहा कि मुकावमत इसराइल के सामने डटी हुई है और उसके मकासद पूरे नहीं होने दे रही। साथ ही नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत से अपील की कि वो इसराइली निज़ाम के सामने खड़ी हो। हिजबुल्लाह लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल लेबनान पर काबिज़ हो और मुल्क से हर तरह की फ़ौजी ताकत ख़त्म कर दे। आखिर में नईम कासिम ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह हर ग्रुप और पार्टी के साथ ताउन करने को तैयार है ताकि इसराइली हमलों को रोका जा सके। खबर ईरान से, जहां के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के हमलों के खिलाफ पूरी मुस्लिम उम्मत को एकजुट और मजबूत पोजीशन अपनाने पर जोर दिया है। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल का रवैया पूरी तरह मुजरिमों वाला है और ये बेशर्मी वो दुनिया के कानून और सरहदों को पैरों तले रौंद रहा है। ये बेशर्मी है। उन्होंने ख़ास तौर पर दोहा में हमास लीडरों पर किए गए इसराइली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम मुल्क एक सख्त और मुत्तहिद यानी कि यूनाइटेड स्टैंड लेकर इसराइल की इन इंसानियत के ख़िलाफ़ जारी हरकतों को रोकें। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल किसी भी कायदे कानून का पाबंद नहीं है और जब चाहे जिस मुल्क पर चाहे हमला कर देता है। उन्होंने मिस्र की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत में निभाए गए रोल और इसराइल के खिलाफ मिस्र की साफ और मजबूत पोजीशन की तारीफ भी की। इसराइल के खिलाफ मिस्र की साफ और मजबूत पोजीशन की तारीफ की ईरानी सदर ने। कहा शुक्रिया भाई। पेज़ेश्कियान ने उम्मत से कुरान और पैगंबर इस्लाम की तालीमात पर अमल करने और एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने की अपील की। साथ ही उन्होंने फतह अल सीसी को ईरान आने की दावत भी दी और कहा कि दोनों मुल्कों के आला सियासी रहनुमा जल्द मिलकर रिश्तों को मजबूत बनाएं और इस्लामी दुनिया को और ज़्यादा मुत्तहिद करें। चलते चलते एक खबर आपको दे दूं। एक इस्राएली इन्फ्लुएंसर हैं चार्ली किर्क, इनके गर्दन में कल गोली मारी गई है यूटा वैली यूनिवर्सिटी अमेरिका में। और ये भाषण दे रहे थे, अमेरिकन कमबैक का इनका कैनोपी बना हुआ था और ये ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसराइल के बहुत ही ज़्यादा ये प्रो हैं, बहुत ही ज़्यादा उनसे क़ुर्बत रखते हैं ज़ायनिज़्म से, इसराइल से, और ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन्फ्लुएंसर हैं 30-32 साल के, इनकी गोली मार दी। मैंने वो वीडियो देखा, आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इनको जो है ये रात बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप सब ने इसकी मजम्मत की। और एक शख्स बड़ा ही बूढ़ा था, वो पकड़ा गया इन्हें गोली मारने को, बहुत दूर से मार दी। कमाल का उस बंदे का निशाना था कि गर्दन में जाकर सीधे लगी। ट्रंप अलाय, यहाँ लिखा हुआ है CNBC में कि ट्रंप के अलाय चार्ली किर्क को गोली मारी गई यूटा वैली यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।